हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और हम स्टार्ट करेंगे एसए 600 सीरीज से। फर्स्ट ऑफ ऑल एसए 600 बात करता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अब इस स्टैंडर्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम एक बेस बिल्डिंग करते हैं कि ये स्टैंडर्ड का बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें अलग अलग डिविजन्स हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो, रिलायंस ट्रेंड्स एंड रिलायंस फ्रेश। अब रिलायंस लिमिटेड का जब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायंस लिमिटेड के भी प्रिपेयर होंगे, रिलायंस जियो का अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होगा, रिलायंस ट्रेंड्स का अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिलायंस फ्रेश का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल बेसिस पे प्रिपेयर होगा। अब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए अलग अलग ऑडिटर्स आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑडिटर रिलायंस जियो का भी ऑडिट कर रहा है, रिलायंस ट्रेंड्स का भी और रिलायंस फ्रेश का भी। अब इन तीनों के लिए अलग अलग ऑडिटर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर 1 जो है वो रिलायंस जियो की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करेगा, ऑडिटर 2 रिलायंस ट्रेंड्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा और ऑडिटर 3 रिलायंस फ्रेश का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करेगा। अब जिस भी कंपनी के डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, सब्सिडरीज होती हैं, एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर्स होते हैं, तो उनका एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होता है। अब इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए एक ऑडिटर, फॉर एग्जांपल एबीसी एंड एसोसिएट्स, ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर आता है इन रिलायंस लिमिटेड के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने। अब जो एबीसी एंड एसोसिएट्स है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर। जो पूरी एंटिटी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करेगा उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर। और जिस पर्सन ने अलग अलग डिविजन्स का ऑडिट किया है उसको हम बोलते हैं अनदर ऑडिटर। अब ये ऑडिटर 1, 2, 3 ये कौन है और अनदर ऑडिटर, और ये जो एबीसी एंड एसोसिएट्स है वो है प्रिंसिपल ऑडिटर। तो एसए 600 जो है बेसिकली बात करता है प्रिंसिपल ऑडिटर की, कि अगर प्रिंसिपल ऑडिटर किसी भी एंटिटी का ऑडिट करने जाता है और उसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को किसी अलग पर्सन ने ऑडिट किया है जिसको हम बोलते हैं अनदर ऑडिटर, तो प्रिंसिपल ऑडिटर इस अनदर ऑडिटर के काम को यूज कर सकता है। बट क्या प्रिंसिपल ऑडिटर ने अगर अनदर ऑडिटर का काम यूज किया तो क्या प्रिंसिपल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म? तो आंसर इज नो। प्रिंसिपल ऑडिटर की ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जो प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा, जो अपना ओपिनियन देगा, उसके लिए प्रिंसिपल ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इवन इफ वो काम अनदर ऑडिटर का यूज करे। तो बेसिकली ये था हमारा एक बैकग्राउंड कि प्रिंसिपल ऑडिटर कौन होता है और अनदर ऑडिटर कौन होता है। तो प्रिंसिपल ऑडिटर कौन हो गया? एक ऐसा पर्सन जो ऑडिट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो ऑडिट करता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर। ऐसी एंटिटी जिसके हैविंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स में हमारे आ जाते हैं डिविजन्स, ब्रांचेस, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी और जॉइंट वेंचर। ये सभी हो गए हमारे कंपोनेंट्स। अब किसी भी कंपनी के अगर डिफरेंट डिविजन्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट सब्सिडरीज हैं, तो उन एंटिटी का ऑडिट करने के लिए जो भी पर्सन आएगा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर। और अनदर ऑडिटर कौन हो जाएगा? पर्सन हु ऑडिटेड
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। जिस पर्सन ने इन कंपोनेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया है उसको हम बोलते हैं अनदर ऑडिटर। तो स्टैंडर्ड बेसिकली 3 चीज़ों की बात करता है कि प्रिंसिपल ऑडिटर जब किसी भी अनदर ऑडिटर का काम यूज़ करेगा तो उसको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, वो किन किन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेगा और अपनी रिपोर्ट कैसे बनाएगा। अब SA 600 अनदर ऑडिटर की बात नहीं करता। SA 600 बेसिकली बात करता है प्रिंसिपल ऑडिटर की, कि प्रिंसिपल ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाएगा, प्रिंसिपल ऑडिटर क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा और प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी रिपोर्टिंग कैसे देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी प्रिंसिपल ऑडिटर किसी भी कंपनी का CFS ऑडिट एक्सेप्ट करता है, मतलब किसी भी एंटिटी का अगर वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट एक्सेप्ट करता है तो उसे सबसे पहले इंटरनली क्या कंसीडर करना चाहिए। 4 चीज़ें वो कंसीडर करेगा। फर्स्ट, कि क्या उसे हर कंपोनेंट के बिजनेस की नॉलेज है, नॉलेज ऑफ बिजनेस ऑफ कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलायंस लिमिटेड का अगर वो CFS ऑडिट करने जा रहा है तो उसे रिलायंस जियो, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड्स हर डिवीजन के बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, उसको ये देखना है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स, कि रिलायंस जियो में हमारा कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, रिलायंस ट्रेंड्स में हमारा कितना रिस्क हो सकता है और रिलायंस फ्रेश में कितना रिस्क हो सकता है। इस चीज़ों की नॉलेज प्रिंसिपल ऑडिटर को होनी चाहिए। थर्ड, मटेरियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑडिटेड। अब कंपोनेंट्स का ऑडिट ऑलरेडी अनदर ऑडिटर कर चुका है, तो अनदर ऑडिटर ने जो भी ऑडिट किया है वो हमारे लिए कितना मटेरियल है, रिलायंस लिमिटेड एज अ होल के लिए वो कितना मटेरियल है। तो मटेरियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑडिटेड। एंड लास्ट पॉइंट वो क्या चेक करेगा कि और हमको क्या एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने, प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एडिशनली, कि इन केस अगर हम अनदर ऑडिटर का काम यूज़ कर रहे हैं तो हमें एडिशनली और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए। तो इन 4 बातों को ध्यान रखना होता है जब भी हम किसी CFS ऑडिट को एक्सेप्ट करते हैं। अब हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, हमने CFS ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया और हमने ये भी सोच लिया कि हम अनदर ऑडिटर का काम यूज़ करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, इंस्ट्रक्ट्स टू अनदर ऑडिटर। अब प्रिंसिपल ऑडिटर अनदर ऑडिटर का काम यूज़ करने से पहले उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस देगा, 4 इंस्ट्रक्शंस देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि हमारी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कि अगर हम रिलायंस लिमिटेड का CFS ऑडिट करने के लिए आए हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, हमको अपनी रिपोर्ट में क्या, हमारी रिपोर्ट किस चीज़ के ऊपर बेस होनी चाहिए, हमारा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है। सेकेंड, हम बात करेंगे कि टाइम टेबल टू रिस्पॉन्ड क्वेश्चनर, मतलब हम अनदर ऑडिटर को एक डिटेल्ड क्वेश्चनरी सेंड करेंगे कि हमारे ये क्वेश्चंस हैं, तुम इनके आंसर्स दो। तो हम अनदर ऑडिटर को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि तुम्हारे को हम एक टाइम टेबल देने वाले हैं, उस टाइम टेबल के अंदर तुमको उस डिटेल्ड क्वेश्चनरी को रिस्पॉन्ड करना है। नेक्स्ट, कौन कौन से एरियाज में तुमको स्पेशल कंसिडरेशन देना है, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे तुम्हारे को डीपली टेस्टिंग परफॉर्म करना है। एरियाज रिक्वायर्ड स्पेशल कंसिडरेशन, कि जब तुम उस डिपार्टमेंट का, उस डिवीजन का या उस ब्रांच का ऑडिट कर रहे हो तो तुम्हें कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा फोकस करना है।
एंड फोर्थ पॉइंट हम उनको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, यूज ऑफ हिज रिपोर्ट। हम अनदर ऑडिटर को बताएंगे कि हम तुम्हारी रिपोर्ट को किस पर्पस के लिए यूज करने वाले, हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम तुम्हारी रिपोर्ट को क्यों यूज करेंगे। तो ये 4 इंस्ट्रक्शंस हम अनदर ऑडिटर को देने वाले हैं। अब हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, अनदर ऑडिटर को इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। अब हम हमारी जो प्रिंसिपल ऑडिटर की रिपोर्ट है डिपेंड करती है ऑन वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो अब जब 2 पर्सन कोई भी काम कर रहे होते हैं तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। अब कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा कि अनदर ऑडिटर, जो अदर ऑडिटर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 चीज़ों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, 4 चीज़ों में उसको कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अडहेरेंस टू टाइम टेबल। जो प्रिंसिपल ऑडिटर ने तुमको टाइमलाइंस दी है कि इतने टाइम में तुमको इन क्वेश्चनरी को रिस्पॉन्ड करना है, तो उतने टाइम में ही तुम्हारे को वो रिस्पॉन्स देना चाहिए। ये अदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सेकंड, कंप्लायंस विद रेलिवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लाई करो, ये एक अनदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड, अगर तुम्हें कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं, अगर तुम ऑडिट कर रहे थे, तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, कोई भी इंपॉर्टेंट तुमको लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकते हैं, जो भी तुम्हारी फाइंडिंग्स हैं, अगर कहीं पे भी तुमको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं तो वो जाके तुम प्रिंसिपल ऑडिटर को बताओ। ब्रिंगिंग attention of principal auditor regarding significant findings। जहाँ पे भी significant findings हैं वहाँ पे प्रिंसिपल ऑडिटर को बताओ, प्रिंसिपल ऑडिटर की अटेंशन लो। फोर्थ इज रिस्पॉन्ड टू डिटेल्ड क्वेश्चनरी। और जो क्वेश्चनर प्रिंसिपल ऑडिटर ने तुम्हें भेजा है उसका रिस्पॉन्स करो। डिटेल्ड क्वेश्चन, ये होगा कोऑर्डिनेशन का पॉइंट। उसके बाद अब प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होंगे इन केस अगर वो अनदर ऑडिटर का काम यूज करता है, तो क्या क्या प्रोसीजर्स प्रिंसिपल ऑडिटर को फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो चेक करेगा, वो कंसीडर करेगा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कि मैं अनदर ऑडिटर का काम तो यूज़ कर रहा हूँ बट क्या वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मुझे रिपोर्ट दे पाएगा, क्या उसके पास इतनी नॉलेज है। तो उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को चेक करना। अगर वो ICA का मेंबर है, मतलब अगर वो भी CA ही है तो हम उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक नहीं करेंगे, बट अगर वो CA नहीं है तो हम उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को कंसीडर करेंगे, चेक करेंगे। सेकंड, अब हम कंपोनेंट्स का ऑडिट कोई और पर्सन कर रहा है ना, तो अगर हमको लगता है कि ये कंपोनेंट एंटिटी एज अ होल के लिए इंपॉर्टेंट है तो हम उस कंपोनेंट को विजिट भी कर सकते हैं। विजिट द कंपोनेंट एंड चेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ असेंशियल। अगर उनको लगता है कि अगर प्रिंसिपल ऑडिटर को लगता है कि हाँ ये कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है तो वो उस कंपोनेंट को विजिट कर सकता है और उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है। थर्ड पॉइंट, वो ऑब्टेन करेगा सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। वो एविडेंस निकालेगा कि क्या अदर ऑडिटर का काम, अदर ऑडिटर वर्क इज एडवोकेट और नॉट, कि क्या दूसरे ऑडिटर का काम मेरे लिए एडवोकेट है या नहीं है। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑडिटर अनदर ऑडिटर के साथ डिस्कस करेगा कि क्या प्रोसीजर्स तुमने
फॉलो किया, ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड बाय अनदर ऑडिटर, कि अनदर ऑडिटर ने ऑडिट करते टाइम क्या क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किए हैं। फिफ्थ, अगर वो चाहे तो रिव्यू कर सकता है उनकी रिटन समरी। रिटन समरी में क्या लिखा होगा, एक तो क्या उन्होंने प्रोसीजर्स अप्लाई किए और क्या उनको फाइंडिंग्स मिली, उनकी एक रिटन समरी को रिव्यू कर सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, कि वो डिस्कस करेगा अनदर ऑडिटर के साथ एंड मैनेजमेंट के साथ अगर कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स उनको मिलती हैं तो वो उन फाइंडिंग्स के रिगार्डिंग अनदर ऑडिटर के साथ भी डिस्कस करेगा और मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा। एंड इफ रिक्वायर्ड वो सप्लीमेंट्री टेस्ट भी परफॉर्म कर सकता है। या तो वो सिर्फ अनदर ऑडिटर और मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेगा और अगर उसको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो वो खुद भी कुछ टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। सेवेंथ इज, अगर अनदर ऑडिटर जो है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं है। अब प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं है मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी सब्सिडरी या कोई भी डिविजन जो है इज इन फॉरेन कंट्री, अगर वो फॉरेन कंट्री में है तो अब उस फॉरेन कंट्री वाली सब्सिडरी का ऑडिट भी किसने किया होगा, फॉरेन ऑडिटर ने। अब फॉरेन ऑडिटर और जो इंडियन ऑडिटर है उन दोनों का जो भी स्टैंडर्ड्स रहेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। जो स्टैंडर्ड्स इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं ज़रूरी नहीं है कि फॉरेन में भी वही सेम स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हो। तो फॉरेन ऑडिटर अगर ऑडिट करता है एनी डिवीजन और कंपोनेंट, देन जो भी हमने अबव प्रोसीजर्स डिस्कस किए हैं कि रिटन समरी चेक करना, डिस्कस करना अनदर ऑडिटर या मैनेजमेंट के साथ, तो वो सभी हमारे एडिशनली इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर्स माने जाएंगे। जो भी हमने अबव प्रोसीजर डिस्कस किए हैं कंसीडर्ड एज एडिशनली इम्पॉर्टेंट। तो अब क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं प्रिंसिपल ऑडिटर को। सबसे पहले वो चेक करेगा कि अनदर ऑडिटर प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है या नहीं है। अगर वो ICAI का ही मेंबर है, मतलब वो खुद ही चार्टेड अकाउंटेंट है, तो उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक नहीं होगी, अदरवाइज हम उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस चेक करेंगे। सेकंड, अगर हमको लगता है कि कोई कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है तो हम उस कंपोनेंट को विजिट कर सकते हैं और उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। थर्ड, हम कुछ ना कुछ एविडेंस ऑब्टेन करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या जो अनदर ऑडिटर ने काम किया है वो हमारे लिए एडुकेट है या नहीं है। फोर्थ, हम अनदर ऑडिटर के साथ डिस्कस करेंगे कि तुमने क्या प्रोसीजर्स अप्लाई किए। फिफ्थ, हम उनकी एक रिटन समरी को रिव्यू करेंगे, उस समरी में क्या क्या लिखा होगा कि उन्होंने क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए और उनको क्या क्या फाइंडिंग्स मिली। सिक्स्थ, अगर कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं तो हम उन फाइंडिंग्स के बारे में अदर ऑडिटर और मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो हम कुछ सप्लीमेंट्री टेस्ट, हम अपनी तरफ से भी एडिशनल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सेवेंथ, अगर कोई भी अनदर ऑडिटर है, अगर वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं है तो उस सिचुएशन में ये जो भी हमने प्रोसीजर्स ऊपर स्टडी किए हैं वो सब एज एन एडिशनली इम्पॉर्टेंट माने जाएंगे। अब ये हो गया कि क्या क्या प्रोसीजर्स एक प्रिंसिपल ऑडिटर परफॉर्म करेगा। फिर बात आती है कि प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हमको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। तो अब हम 6 चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स जिसको अनदर ऑडिटर ने ऑडिट किया है,
components which is audited by another auditor and which is significant, जो ज़रूरी है, significant for the audit of financial statement as a whole. फॉर एग्जाम्पल, अब रिलायंस लिमिटेड की जो भी CFS में इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें ट्रेंड्स, फ्रेश और जियो, इन तीनों की इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है. बट सपोज जियो की टर्नओवर बहुत ही कम है, बहुत ही लो है, तो वो हमारी CFS के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा. तो हमको उन कंपोनेंट्स के बारे में बताना है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो सिग्निफिकेंट है. सेकेंड हम चीज़ डॉक्यूमेंट करके रखेंगे कि नेम ऑफ अनदर ऑडिटर, अनदर ऑडिटर का नाम क्या है जिसका हम काम यूज़ करने वाले हैं. थर्ड, अगर हम ऐसे हमारी जजमेंट के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि ये कंपोनेंट मटेरियल नहीं है, तो कंपोनेंट विच इज immaterial as per individual judgment. मुझे लगता है कि जियो जो है वो कंपोनेंट मटेरियल नहीं है, तो मैं उस कंपोनेंट के बारे में डॉक्यूमेंट कर दूंगी कि मेरे अकॉर्डिंग जियो मटेरियल नहीं है और मैं इसके जो अनदर ऑडिटर ने जो ऑडिट परफॉर्म किया है मैं उसके काम को यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं उस कंपोनेंट को भी डॉक्यूमेंट कर लूँगी. फिर मैं डॉक्यूमेंट करूँगी कि क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए गए हैं रिगार्डिंग कंपोनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर ट्रेंड्स का मैंने ट्रेंड्स में विजिट किया तो मैं डॉक्यूमेंट कर लूँगी कि मैंने ट्रेंड्स में तो एक विजिट किया और उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया. और रिलायंस फ्रेश में मैंने विजिट नहीं किया, मैंने बस मैनेजमेंट और अदर ऑडिटर के साथ डिस्कशन किया. तो जो भी प्रोसीजर्स मैंने परफॉर्म किए हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, तो उन सभी प्रोसीजर्स को मैं डॉक्यूमेंट कर लूँगी. और फिफ्थ मैं डॉक्यूमेंट करूँगी कि क्या कंक्लूजन मुझे मिला. अब प्रोसीजर परफॉर्म किया, मैंने वहाँ पे विजिट किया तो मुझे उसका रिजल्ट क्या मिला, मैं उस रिजल्ट को भी डॉक्यूमेंट करूँगी. सिक्स्थ, मैनर ऑफ डीलिंग विथ मॉडिफाइड रिपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब जो जियो है, जियो को तो हमने कंसीडर ही नहीं किया क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये इमैटीरियल था, हमने इसमें अनदर ऑडिटर का काम यूज़ नहीं किया. बट जो रिलायंस ट्रेंड्स है उसका जो उसका ऑडिटर था उसने अपनी रिपोर्ट मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू की थी. अब उनकी मॉडिफाइड रिपोर्ट थी, लेकिन जो मैंने रिलायंस लिमिटेड की CFS ऑडिट रिपोर्ट बनाई है वो मेरी क्लीन रिपोर्ट है. तो मैंने मॉडिफाइड रिपोर्ट को कैसे डील किया अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज करते टाइम, तो मुझे वो चीज़ें भी डॉक्यूमेंट करनी है कि अगर उन्होंने मॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी तो मैंने अपनी क्लीन रिपोर्ट कैसे दी, किन बेसिस पे मेरी रिपोर्ट क्लीन है या मेरा क्या ओपिनियन है और मैंने उस चीज़ को कैसे कंसीडर किया. तो मैनर ऑफ डीलिंग विद मॉडिफाइड रिपोर्ट ऑफ another auditor while finalizing principal auditor's report. तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन मुझे 6 चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है. एक तो जो इम्पॉर्टेंट है, एक जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, और क्या मैंने प्रोसीजर्स लगाए, क्या मेरे को कंक्लूजन मिला, और अगर किसी अनदर ऑडिटर ने मॉडिफाइड रिपोर्ट दी थी तो मैंने उससे कैसे डील किया, और अनदर ऑडिटर का काम अगर मैं यूज़ कर रही हूँ तो उस अनदर ऑडिटर का नाम क्या है. ये सब चीज़ें मैं अपने पास डॉक्यूमेंट करके रख लूँगी. नेक्स्ट, प्रोसीजर्स लगा लिए, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया. अब बात आती है रिपोर्टिंग की. अब रिपोर्टिंग करते टाइम या तो मेरा ओपिनियन होगा अनमोडिफाइड या फिर होगा मॉडिफाइड. अब मॉडिफाइड में भी हमारे 3 डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर.
अब अगर मुझे हम एक्सप्रेस करेंगे क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, जब हमें कुछ भी डेटा नहीं मिलता या वहाँ पे स्कोप लिमिटेशन रहती है, तो हम अपना क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे इन केस ऑफ स्कोप लिमिटेशन। अब स्कोप लिमिटेशन कब कब हो सकती है? या तो प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूड करता है कि वो यूज नहीं कर सकता, he can't use work of another auditor। अगर प्रिंसिपल ऑडिटर कंक्लूड करता है कि वो अनदर ऑडिटर का काम यूज नहीं कर सकता एंड ही कांट अप्लाई एडिशनल प्रोसीजर्स, एक तो वो अनदर ऑडिटर की रिपोर्ट भी यूज नहीं कर पा रहा और वो एडिशनल प्रोसीजर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उस सिचुएशन में या तो वो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। एंड सेकेंड पॉइंट, जब भी प्रिंसिपल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो उस रिपोर्ट में एक हमारा अदर मैटर पैराग्राफ होता है, उस पैरा में प्रिंसिपल ऑडिटर ये स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि प्रिंसिपल ऑडिटर ने इन कंपोनेंट्स के लिए अनदर ऑडिटर का काम यूज किया है। तो अनदर मैटर पैराग्राफ में वो क्लियरली डिफाइन करेगा, क्लियरली स्टेट करेगा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ कंपोनेंट्स के लिए हमने अनदर ऑडिटर का काम यूज किया है बिटवीन प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अनदर ऑडिटर।